हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे कई तरह के न्यूमेरिकल्स और कई तरह का सवाल पूछा जाता है। हम पढ़ेंगे, जानेंगे इसमें। बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या है? हमने देखा है, हम जानते हैं कि जब भी कोई ए रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हो, तो फिर क्या होता है कि वह अपने ओरिजिनल वे में या डायरेक्शन से डेविएट कर जाती है। हम ये जान चुके हैं कि जब वह रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वह उसका स्पीड कम हो जाता है और फिर वह नॉर्मल की तरह बेंड कर जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। जब वह डेंसर से रेयरर में जाती है फिर नॉर्मल से वो दूर हो जाती है। ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्यों होता है इसका कॉज हम ये भी जान चुके हैं कि जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंजिंग होने के कारण स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर जाता है और फिर वह उसका डायरेक्शन, वे ऑफ डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है ना। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। जैसे यहां भी हम एक ले रहे हैं, यहां पे एक उदाहरण लिए हैं रेयरर से डेंसर मीडियम में। हम यहां देख रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और इंसिडेंट जैसे यहां पे होती है, इसका चूंकि रेयरर से डेंसर जा रही है तो इसी जगह पे, इसी पॉइंट से क्या होता है, ये नॉर्मल की तरह बेंड कर जाती है ना, क्योंकि डेंसर में इसका स्पीड कम हो जाएगा और फिर यह क्या होता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है ना। शॉर्टकट विधि, अपना शॉर्टकट रास्ता चुन लेता है। ठीक है ना। आज हम जो पढ़ेंगे और इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है रिफ्रैक्शन का लॉज क्या है। हमने हम जान चुके हैं पहले कि रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है। उसमें भी दो लॉ था और आज भी हम पढ़ेंगे दो लॉ। एक लॉ तो सेम है जो हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ में था, वही लॉ यहां पर भी है। उसमें पहला लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, है ना, ये तीनों हमारा एक सेम प्लेन में होता था, है ना बच्चों। ये हम पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। और सेम उसी प्रकार से यही पहला लॉ भी हमारा रिफ्रैक्शन का भी है। नॉर्मल इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ। ये रिफ्रैक्टेड रे, इस बार रिफ्रैक्टेड बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड नहीं। और नॉर्मल, ये तीनों हमारा अगेन सेम प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में। कहने का मतलब तो आप जानते हैं, समझ गए हैं। प्लेन, सेम प्लेन कहने का मतलब हुआ कि जिसको हम एक पेपर में उतार सके, एक बोर्ड में उतार सके, एक प्लेन में हम ड्रॉ कर सके। ठीक है ना। जैसे ऐसे ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे न ऐसे है। ये सारा क्या है, एक प्लेन में है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे इधर है, नॉर्मल इधर है, और इंसिडेंट रे इधर है, नॉर्मल इधर है, रिफ्लेक्टेड रे इधर हो गया चाहे इधर हो गया, ऐसा नहीं है। यानी ये हम लोग जान चुके थे कि एक प्लेन में आने का क्या मतलब है। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल था वही लॉ यहां भी है। फर्स्ट लॉ सेम है। सेकेंड लॉ जो है वो टोटली डिफरेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है बच्चों, वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मतलब, स्नेल्स एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक लॉ दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट, हम अभी देखेंगे क्या इसका एप्लीकेशन है, उसका कैसा न्यूमेरिकल सब क्वेश्चंस आता है, उससे हम सब देखेंगे। स्नेल साहब ने क्या देखा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में I इक्वल टू R होता था और ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था कि I इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। लेकिन यहां पे तो I इक्वल टू R है नहीं, तभी तो रिफ्लेक्शन है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि I और R के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इस पे इन्होंने रिसर्च किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, बार बार उन्होंने क्या किया, सेम मीडियम में, मतलब जो एक दो मीडियम का यूज किया उन्होंने, उसी दोनों मीडियम के बीच में बार बार I और R का वैल्यू मेजर करना शुरू किया। ठीक है। जैसे पहली बार उन्होंने कोई इंसिडेंस रे
आई रखा एट एंगल आई, रिफ्रैक्टेड रे आर हुआ, उन्होंने मेजर कर लिया। फिर क्या किया, इसी मीडियम में, मीडियम सेम रखा उन्होंने, इस चीज को गौर करेंगे, है ना, मीडियम सेम रखा और इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा या घटा दिया, चेंज कर दिया। और मान लेते हैं कि अगला बार एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हुआ, डेफिनेटली ये भी चेंज कर जाएगा। तो फिर उन्होंने जो यहां पे देखा चेंजिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मान लेते हैं वो R1 हुआ, है ना। इसी तरह से फिर से वो चेंज किए, उसी दोनों मीडियम के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया, मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 हुआ, तो R ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 हुआ। मतलब बार बार इन्हीं दोनों मीडियम के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटा बढ़ाकर देख रहे थे कि क्या फर्क पड़ता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर। और स्नेल साहब ने फिर देखा कि इसमें एक रिलेशन उन्होंने पाया, क्या पाया कि जब उन्होंने देखा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, उन्होंने देखा, हम यहां इसको लिखें अच्छी तरह से रहेगा, कि जब उन्होंने देखा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन एंगल ऑफ आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिवाइड किए, यानी रेशियो निकाला, फिर उन्होंने देखा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, साइन ऑफ एंगल ऑफ I2, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। बार बार वो इस दोनों का जब रेशियो निकालना शुरू किया तो उन्होंने देखा क्या, ये हमेशा एक ही वैल्यू शो कर रहा है, यानी ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है। मतलब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि साइन आई माने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन फंक्शन लेकर के जब रेशियो निकाले तो हर बार वो कांस्टेंट एक ही पा रहे थे। और जब ये पाया तो यही था हमारा, देखियो क्या, यही था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये उन्होंने देखा क्या कि फर्स्ट मीडियम के तुलना में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बार बार आ रहा था। ठीक है ना, बात आई समझ में। मैंने क्या हुआ, अब ये जो लॉ निकाला उन्होंने, इसी को कहा गया स्नेल्स लॉ। ठीक है बच्चों, अब यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, एग्जाम में ऐसा कभी आ सकता है, आता भी है। तो आप बताएंगे कि स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं आराम से। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या होगा, यही कांस्टेंट हमारा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये क्या दिखाया उन्होंने देखा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। उन्होंने ये दिखाया है ना। अब इसको हम देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या पाएंगे, μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू μ2 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एक फॉर्मूला निकाला उन्होंने, और ये फॉर्मूला बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला से हम यदि किसी भी दो मीडियम में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं, है ना। यदि हमको μ1 दो मीडियम में एक का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो, और इंसिडेंस हम जैसे लगाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। या फिर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन मालूम हो, एक का यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो तो हम दूसरा का निकाल सकते हैं, है ना। ये एक फॉर्मूला हुआ जो स्नेल्स लॉ से निकला, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका कई तरह का न्यूमेरिकल्स हम दिखाएंगे भी आगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा बच्चों उन्होंने फिर एक चीज और निकाला, आप याद कीजिए, हम एक वीडियो बनाए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप उसको देख लीजिएगा, पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, है ना। उसमें हमने बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट इन द टू मीडियम्स। हमने ये बताया उसमें,
मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, है ना। ये हमने सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वीडियो में हमने दिखाया है, पूरा डिस्क्राइब करके बताया है। तो बच्चों ये भी होता है। इसका ये मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यदि हम इसका वैल्यू हम यहां बैठा दें तो क्या होगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर दैट इज V1 इक्वल टू V2, है ना। और यह एक फिर क्या होता है, यहां पर एक फिर हमारा एक दूसरा फॉर्मूला निकल गया जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं हम, यदि हमारे दो मीडियम में वेलोसिटी दिया हो तो भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं, या फिर हमें साइन एंगल ए साइन आई साइन आर मालूम है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम हो, और एक मीडियम में वेलोसिटी मालूम स्पीड मालूम हो, एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मालूम हो, तो दूसरे हम मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं, है ना। यानी क्या हुआ, ये दो फॉर्मूला स्नेल्स लॉ से निकला, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्नेल लॉ हम लोग क्यों पढ़ते हैं, स्नेल लॉ से हमको क्या क्या जानकारी भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। स्नेल लॉ जो हम पढ़ते हैं उससे क्या क्या होता है, पहला चीज हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्राप्त कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस पाने के लिए हम स्नेल लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे, स्नेल लॉ पढ़ते हैं। दूसरा है हम स्नेल लॉ क्यों पढ़ते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पाने के लिए भी, है ना। टू फाइंड द, यहां लिख दीजिए आप, टू फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थर्ड है टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम स्नेल लॉ से प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। या फिर चौथा क्या है एक और, कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, हम किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ये भी हम स्नेल लॉ के फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्नेल लॉ क्यों पढ़ते हैं, इसके हमने बताया कि स्नेल लॉ हम क्यों पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ले पाने के लिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में हम फाइंड आउट करने के लिए भी स्नेल लॉ पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही था हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उम्मीद है पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इससे बहुत तरह सवाल आता है। एक सवाल हम यहां बना के दिखा रहे हैं, जैसे सवाल कैसा आता है हम वो भी देखते हैं। जैसे यहां सवाल क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसा दे देगा, क्या क्वेश्चन रहेगा, गौर करेंगे कि दो मीडियम है, ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंट्री किया, किस एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस से एयर से ग्लास में एंट्री किया। अब यहां बोलेगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, ये फाइंड आउट कीजिए। समझ में आ रहा है ना। यानी क्या क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। पहला मीडियम कौन सा हमारा है, एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है हम लोग जानते हैं 1। ये क्वेश्चन में दिया भी जा सकता है, नहीं तो याद रखना होगा ये दिया ही रहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया रहेगा 1.5, और निकालना क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको निकालना है ना। तो हम फॉर्मूला जान चुके हैं बच्चों, उसमें क्या था, μ1 साइन ऑफ इंसिडेंस, μ2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी क्या है, अब सब वैल्यू को रख देंगे, यहाँ क्या होगा 1 इंटू साइन 50 डिग्री, μ2 कितना 1.5 इंटू साइन आर, है ना। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो पाते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 25.4 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो सवाल ऐसा देगा, हो सकता है इसमें वैल्यू भी दे देगा आपको,
इसका साइन 50 का वैल्यू दे दे। तो इस तरह का सवाल आता है न्यूमेरिकल्स में, और जिसका हम स्नेल्स लॉ का प्रयोग करके काफ़ी इजी वे में हम बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और हम समझते हैं अब कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं रहा होगा, है ना। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कुछ और नए हम लाइट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक बाय।